चलो। तो रात के 9 बज चुके हैं और एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। 9 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है। कल मैं नहीं था, गायब था, उसके लिए पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। वजह आप सभी को पता है, क्योंकि कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत की खबर आ गई थी और उसके बाद सारे जितने भी रिपोर्टर थे वो सभी उसी तरफ थे और गहमा गहमी थी। इतने बड़े कद के नेता की मौत के बाद जाहिर सी बात है कि जो होना चाहिए वही हुआ था। तो और इससे पहले परसों भी जब मैं आपसे बात कर रहा था, करीब आधे बात के दौरान ही, तभी वो खबर आई थी उसकी कि वाजपेयी जी की तबीयत और उन सारी चीज़ों को लेकर, और उस वक्त तक ये था कि मालूम नहीं था कि क्या होगा। तो तब भी उठकर भागना पड़ा था और कल मैं इसी वजह से नहीं था और आज जो है आपके सामने हाजिर हुआ। हालांकि आज भी सुबह से काफ़ी हेक्टिक रहा हम सभी जो भी रिपोर्टर हैं और चैनल के तमाम लोगों का, क्योंकि सुबह से ही लगातार पहले वाजपेयी जी के घर से, फिर बीजेपी हेडक्वार्टर, फिर जो पार्थिव शरीर है उसकी अंतिम यात्रा, और मुझे लगता है कि आप सभी ने टीवी पे देखा होगा तमाम। हालांकि आज क्राइम तक ने भी इसको लाइव दिखाया और लगातार लोगों ने देखा। तो अभी भी क्राइम तक पर जो है वो है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो, अगर वो उस वक्त बिजी हो काम में, तो क्राइम तक ने लगातार इसको दिखाया था और लाखों लोगों ने सिर्फ क्राइम तक पर देखा। मुझे भी हैरत हुई इस बात को लेकर, मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह की, लेकिन मैं अभी जब लास्ट आया तो करीब 4-4.5 लाख लोग देख चुके थे क्राइम तक पर। तो ये आप लोगों का प्यार भी है कि आप भरोसा करते हैं और इसीलिए आपसे बात करने में भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले तो एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश वही कि जो हमारे क्राइम तक के परिवार के हैं वो तो अपना प्यार दे ही रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर शामिल हों और क्राइम तक को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर, और परिवार को जितना बढ़ा सकें आप बढ़ाएं। खुशी होगी बात करने में भी, आप लोगों के सवाल सुझाव सुनने में भी और उस पर अमल करने में भी। इसके अलावा जो हम क्राइम की देश और दुनिया की सारी खबरें अपलोड करते हैं, दिखाते हैं आपको, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी और साथ ही आप लोग भी हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं और बहुत सारे सुझाव मिल भी रहे हैं। और मैं फिर शुरू में एक बार आपको कहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के मेल्स आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब भी देने की। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि आप 2 मेल ID, एक है crimetakofficial@gmail.com, crimetakofficial@gmail.com, और दूसरा है shams.khan@aajtak.com, shams.khan@aajtak.com। तो आपके जो भी सुझाव हों, सवाल हों, आप इन 2 मेल ID पे आप हमें बता सकते हैं। दूसरा, चूँकि आज मौका ही ऐसा है, हालांकि मैं हमेशा आपको क्राइम की अलग अलग वो कहानियाँ सुनाता हूँ जो मैंने कवर की, जिसका मैं गवाह रहा और मैंने शोज़ बनाए, एज ए रिपोर्टर भी मैं चूँकि चश्मदीद रहा उसमें, तो वो सिलसिला जारी है। लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसी कहानी सुनाने की बजाय, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेल पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप वाजपेयी जी के बारे में अगर कुछ आपका उनका आमना सामना हुआ और कोई यादें हों ऐसी, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज कहानी में 2-3 चीज़ें बड़ी ख़ास थी। हालांकि मौका ही ऐसा है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका भी शायद नहीं होगा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मैं कुछ वाजपेयी जी की जो कहानियां हैं वो तो आपको बताऊंगा। मेरा उनके साथ 15 मिनट की जो मुलाकात हुई, पहली 2 मुलाकात है मेरी वाजपेयी जी के साथ और मैं हमेशा याद रखूँगा, और इस वक्त तो खैर ज़्यादा ही वो यादें ताज़ा हो गई हैं, लेकिन 2 मुलाकात है। एक 15 मिनट की उनके साथ मेरी मुलाकात थी और जब वेंकैया नायडू जी भी उनके साथ खड़े हुए थे, जो अब उपराष्ट्रपति हैं, तब वो शायद कपड़ा मंत्री थे, क्योंकि इस कपड़े की कहानी जुड़ी हुई है उससे। और लखनऊ में ये मुलाकात हुई थी क्योंकि लखनऊ लोकसभा से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे और वो अपनी एक रैली में गए हुए थे। लेकिन मैं वाजपेयी जी की ये 15 मिनट की मुलाकात बताऊं, उससे इसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि
मैंने एक दिन हाल में आपको सुनाया था 3 प्लेन क्रैश की कहानी। तो उसमें एक प्लेन क्रैश की कहानी थी जिसमें माधवराव सिंधिया सवार थे और वो कानपुर से पहले प्लेन क्रैश कर गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी, और साथ में 4 पत्रकार भी थे जिनकी मौत हुई थी। उनमें से 2 आज तक के थे और दोनों हमारे साथी थे। एक कैमरामैन थे गोपाल बिस्ट और एक रंजन झा हमारे सीनियर रिपोर्टर थे। गोपाल दादा के साथ मैंने बहुत सारे शूट किए थे उस वक्त शुरू में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी कैसे जुड़ी हुई है। तो जब ये मौत हुई तो मैं वहाँ पे था, स्पॉट पे था, और मैंने ये पूरा इंसिडेंट कवर किया। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके स्टोरी फाइल की, सब कुछ किया। उसके बाद गोपाल बिस्ट जो हमारे कैमरामैन थे उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होना था और 1 अक्टूबर को होना था, 1 अक्टूबर 2001। तो 1 अक्टूबर 2001 को होना था वहाँ पे। और चूँकि उस वक्त नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री भी नहीं थे और मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो दिल्ली में भाजपा के महासचिव थे और अशोका रोड पे रहते थे। तो वो 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को जब निगमबोध घाट पे अंतिम संस्कार हो रहा था, तब वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। और चूँकि मीडिया का में बहुत सारे लोग और भी लोग थे और गोपाल बिस्ट जी सारे लोगों में बहुत पॉपुलर थे, चूँकि हर जगह उनका इंटरेक्शन होता था, और तो वो सारे लोग आए थे अब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे आए हुए थे और अंतिम संस्कार चल ही रहा था कि तभी उनके पास एक फ़ोन आया, और वो बाद में पता चला हम लोगों को। वो फ़ोन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तब वो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने फ़ोन करके उन्हें कहा था कि आप आकर मुझसे मिलिए। तब इन्होंने कहा मैं अभी शमशान में हूँ, ऐसे ऐसे एक पत्रकार साथी की मौत हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा खैर आप आके मिलिए। तो शमशान घाट के बाद सीधे नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी से मिलने के लिए गए थे, पीएमओ, प्रधानमंत्री आवास। जब वो वहाँ गए तब उन्होंने वाजपेयी जी ने कहा कि आप गांधीनगर जाइए और गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान संभालिए। ये 1 अक्टूबर 2001 की बात है और शमशान में फ़ोन आया था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो भूकंप आया था गुजरात में, वो सारी चीज़ें, तो उनको लग रहा था कि जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हैं वो शायद ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये एक कहानी वहाँ की थी। लेकिन इससे पहले की भी और कहानी बता देता हूँ। मैं जनसत्ता में जब हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 से पहले दिल्ली में थे, भाजपा के महासचिव हुआ करते थे, तो इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग है ITO पे, वहाँ पे जनसत्ता का दफ्तर है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता दोनों अखबार एक साथ निकलता है। तो मैं वहाँ पे 7 साल मैंने काम किया था, 93 से लेकर 2000 तक एज ए क्राइम रिपोर्टर। और तब मेरे संपादक हुआ करते थे प्रभात जोशी जी, और ब्यूरो चीफ हुआ करते थे राम बहादुर राय साहब, जो अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हेड बनाए गए। तो 93 से 2000 के बीच में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अचानक आज ये सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा था। जनसत्ता के दफ्तर में महीने में कम से कम 4 या 5 बार शाम को, टाइम भी मुझे याद है, 7 से 8:30 के बीच में नरेंद्र मोदी जी आया करते थे, और वो सीधे राम बहादुर राय जी के कमरे में जाते थे। वो ब्यूरो चीफ थे, उनका कमरा अलग था और हम लोग एक साथ बैठते थे बाहर। तो कमरे में जाते थे, उसका थोड़ी देर के बाद राय साहब बाहर निकलते थे, और चूँकि राय साहब का जो PA थे वो 7 बजे, वो गाज़ियाबाद से आते थे, वो 7 बजे निकल जाया करते थे। तो राय साहब हमेशा बाहर निकल के किसी को देखते थे कौन है, तो सबसे पहले जो बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में मेरे ऊपर नज़र पड़ती थी, क्योंकि मेरी सीट वहाँ पे थी। तो बुलाते थे और कहते थे कि शम्स जी ज़रा 2 चाय बोल देंगे। तो हमारे यहाँ कैंटीन ही था बराबर में, तो मैं सीधे जाता था और वो 50 पैसे की चाय मिलती थी हमारे कैंटीन में। तो कई बार मैं चाय बोल के चला आता था, कई बार वहाँ लड़का होता नहीं था, तो वो कहता था थोड़ी देर में देंगे। मुझे मालूम है राय साहब हैं, और राय साहब बहुत, मतलब हम जैसे खुशनसीब हैं हम लोग कि उनके साथ काम करने का मौका मिला 7 साल, प्रभात जोशी जी, राय साहब। तो कई बार ऐसा हुआ कि खुद मैं चाय लेकर गया और मैंने चाय पिलाई, और तब राय साहब ने पहली बार मिलाया था कि ये नरेंद्र मोदी हैं, BJP के नेता हैं। तो करीब 3-4 सालों में इतनी बार मैंने चाय पिलाई कि मोदी साहब मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे। और जब भी मैं आता था, कई बार तो ऐसे हुआ कि 50 पैसे की चाय थी तो 1 रुपये मैं ही दे देता था, लेकिन राय साहब को जब महीने में भी याद आता था आखिर में, तो वो एक साथ पैसे देते थे कि नहीं 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 ये चाय आप, और आप भी पी लीजिए। तो चाय का जिक्र इसलिए मैंने किया कि पूरे देश में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते थे और चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बना है। तो एक इत्तेफाक ये है कि करीब करीब नहीं तो 30-40 बार मैंने अपने हाथ से चाय का कप ले जाकर दिया और मोदी जी को चाय पिलाई है।
जनसत्ता के ऑफिस में। तो ये चीज़ें वाजपेयी जी की वजह से, क्योंकि शमशान घाट पे फ़ोन आना, फिर मुख्यमंत्री बनना। हालांकि फिर यही नरेंद्र मोदी जी एक बार मुझसे नाराज़ हुए थे जब अक्षरधाम पे अटैक हुआ था। दिल्ली पुलिस ने एक वो जारी किया था कि हमने गुजरात पुलिस को पहले ही बता दिया था कि अक्षरधाम पे अटैक होना, और ये आईबी ने अलर्ट जारी किया था। तो आईबी का वो जो अलर्ट था उसकी कॉपी मुझे एक दिल्ली पुलिस के सोर्स ने दे दी थी, तो वो मैंने आज तक पे स्टोरी चला दी। जब स्टोरी चला दी तो वहाँ पे मोदी साहब नाराज़ हो गए कि हमें कोई ऐसा अलर्ट नहीं मिला था और ये झूठ है। तो जब पेपर फिर दोबारा चला दिया तो फिर वो भड़के थे कि दिल्ली में बैठा हुआ ये रिपोर्टर जो है गलत गलत खबर चला रहा। लेकिन जब पेपर चलाया तो फिर उनको यकीन हुआ। तो एक बार दफ्तर जब वो आए थे वीडियोकॉन टावर मुख्यमंत्री के तौर पर सीधी बात करने के लिए प्रभु चावला साहब के साथ, तो मैं रात को करीब पहुंचे थे 9:30 10:30 के आसपास। तो मैं मेकअप करा रहा था, वारदात की एंकरिंग करनी थी, और वो मेकअप रूम में घुस रहे थे। उदय शंकर तब हमारे बॉस हुआ करते थे, वो लेकर आए। तो अचानक उदय शंकर मिलाते हैं, कहते हैं कि ये शम्स ताहिर खान है हमारे यहाँ जो क्राइम करते हैं। तो मोदी साहब ने बोला था मैं जानता हूँ, और इसी ने वो स्टोरी की थी अक्षरधाम की, और वो गलत थी। फिर मैंने कहा नहीं वो लेटर था, तो खैर वो माने। पर जब वो मान नहीं रहे थे तब मैंने कहा कि आप नाराज़ हो रहे हैं और मैंने आपको बहुत चाय पिलाया, मुझे भूल गया। तो बोले तुमने मुझे कब चाय पिलाई? मैंने कहा वो राय साहब के कमरे में। तो कह रहे तुम वो तो जनसत्ता में थे, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा सर जनसत्ता छोड़ के अब इधर आ गया हूँ। ये 2003 या 4 की बात है। तो खैर तब वो कंधे पे हाथ मारा था कि अच्छा। फिर उन्होंने बताया उदय शंकर को कि हाँ इसने मुझे बहुत चाय पिलाई है। तो ये भी कहानी थी। अब खैर मैं असली बात पे आता हूँ जो आपको बताना चाह रहा था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कैसे वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? वो वाजपेयी जी थे। हालांकि गुजरात दंगे के बाद वो वही वाजपेयी जी भी थे जो जिन्होंने मोदी को कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, और वो नाराज़ भी थे। और फिर लग रहा था कि उनकी कुर्सी भी जाएगी, लेकिन फिर गोवा अधिवेशन में बचाव भी किया। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी अगर मुख्यमंत्री बने और फिर आज प्रधानमंत्री बने तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब मैं सुनता था, उनके भाषण उस वक्त रेडियो पे भी आता था, टीवी पे भी आता था, तो मुझे लगता था पहली चीज़ ये कि यार इतना अच्छा बोलते कैसे हैं, इनके पास ये शब्द कहाँ से आते हैं। फिर मैं सोचता था कि ये पहले लिखते हैं फिर बोलते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भाषण होते थे जिसमें बीच बीच में वो कहीं और कुछ बोल जाते, तो मुझे लगा कि तब मैंने पकड़ना शुरू किया। तब मैं इतना बेहतर मुझे मतलब लिखना मैं सीख ही रहा था। मुझे लगा नहीं ये बोलते अच्छा है। तो मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने अटल जी के भाषण की बहुत सारी लाइनों को चुराई और उसको स्क्रिप्ट में यूज़ किया, वो भी क्राइम की स्क्रिप्ट में। वो इतने अच्छे डायलॉग होते थे सुनने में, जो कानों को अच्छा लगता था। तो मैं उनके वो लाइन नोट कर लेता था, और उन लाइनों में से जो जो शब्द वो अच्छे लगते थे उसको मैं अलग रखता था। और फिर जब मैं कुछ ख़ास स्क्रिप्ट लिखता था तो मैं उन पन्नों को निकालता था और उसके बाद देखता था इसमें से कौन कौन सी चीज़ें उठानी है, वो मैं करता था। तो मैं उनके सिर्फ भाषण की वजह से उनका शुरू से फ़ैन होना शुरू हुआ। फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया, और मैं कोशिश करता कि भाषण मिस ना करूं, चाहे वो संसद में बोल रहे हो या अगर कहीं लाइव है रैली में और टीवी पे आ रहा हो तो मैं वो भी सुनता था। फिर जब पता चला कि वो पत्रकार रहे हैं तो मुझे और खुशी हुई। फिर ये भी पता चला कि जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, एक्सेस बिल्डिंग में, उससे थोड़ा सा आगे जाकर वो एक वीर अर्जुन अखबार है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा। तो मुझे और भी खुशी हुई कि ये अपने पेशे के हैं। फिर बाद में पता चला कवि भी हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे समझ में आई। तो लेकिन मैं उनके बोलने का, उनके भाषण का बड़ा फ़ैन था, और उसका मैंने स्क्रिप्ट में पूरा फ़ायदा उठाया और मैंने बहुत कॉपी की। तो उसके बाद से ये था कि वाजपेयी जी से कभी मिलना है। मतलब बहुत कम है था कि मुझे नेताओं से मिलने का शौक़ है, क्योंकि मेरा बिल्कुल अलग फील्ड है, पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन उनसे मिलने की तमन्ना थी। बट ये था कि वो पॉलिटिशियन, मैं क्राइम रिपोर्टर, आमना सामना होना नहीं था। ऐसी बीट पे मुझे कभी भेजेंगे नहीं बॉसेस कि तुम क्या करोगे वहाँ। इत्तेफाक से 2004 का चुनाव आता, मैं आज तक में था। तो मैंने बहुत से कहा कि मैं थोड़ा सा क्राइम के साथ साथ कुछ और करना चाहता। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, पॉलिटिक्स सब बेकार की चीज़ है। तो फिर मैंने ऐसी आइडिया दिया, मैंने कहा यूपी में ना इलेक्शन के टाइम में क्राइम कैसा होता है, क्या ग्राफ गिरता है बढ़ता है, वोटों की खरीद फरोख्त होती है, हथियार का इस्तेमाल होता है, इस पे शो बनाना चाहता हूँ। घुमा फिरा के मैंने किया तो वो आइडिया पसंद है कि उन्होंने कहा ठीक है, तो इलेक्शन को क्राइम से रिलेट करके मैंने बेचा और स्टोरी बिक गई। तो मैंने कहा कि मैं इसको करूँगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो मैं लखनऊ पहुंचा तो मुझे अपना ये डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, मतलब स्पेशल हाफ एन आवर, और उसी के लिए मैं निकला था बोलकर। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल रहा था तब दफ्तर से फ़ोन आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की लखनऊ में पहली चुनावी रैली, और वो लखनऊ से चुनाव लड़े थे लोकसभा की सीट से। तो हमारा जो रिपोर्टर है वो कुछ एक बनारस में कुछ हो गया था, तो हमने उसको वहाँ भेज दिया। और तब मुझे याद है वो गोविंद पंत राजू हुआ करते थे हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ के, तो वो लखनऊ में नहीं थे, उनको कहा गया कि बनारस भेज दिया गया, तो लखनऊ में कोई रिपोर्टर नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम ये रैली कवर कर लो और रैली कवर करके एक रिपोर्ट बना के भेज देना। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, हम दोनों सीधे रैली में पहुंचते हैं। उसके बाद मीडिया के लिए हर रैली में एक अलग से होता है थोड़ा सा पास स्टेज के मंच के, तो मैं वहाँ पे गया और पहली बार मैंने करीब से अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा। वही उनका स्टाइल जो धोती और वो उसमें, और उसी तरीके से बोल रहे हैं। और लगातार पहले वेंकैया नायडू जी बोले, फिर एक दो बीजेपी के वहाँ के लोकल लीडर थे वो बोले, फिर वाजपेयी जी ने भाषण दिया। मैं भाषण नोट भी करना था, मैं भूल ही गया उनका भाषण, इतना मुग्ध हो गया था कि मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे एक वो रैली में हिस्सा लेने आया हूँ, तो लिखना भूल गया था। पर मेरे कैमरामैन सब रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा चलो बाद में टेप से देख के इसको लिख लूँगा रिवाइंड करके। तो भाषण ख़त्म होता है और तब तक मैं एयरपोर्ट उतरा था लखनऊ के करीब 3 बजे, और ये 5 बजे के आसपास रैली थी। तो मैं सीधे, हम लोग होटल भी नहीं गए थे, सीधे स्टेशन से रैली वाले जगह पे पहुंच गए थे। भाषण ख़त्म होते होते करीब 7 बज जाता है। 7 बजने के बाद रैली ख़त्म होती है। उसके बाद वाजपेयी जी को एक और रैली में जाना था, वो करीब वो भी 7 बजे था, लेकिन अब वो यहीं डिले हो गया तो वो आगे भी डिले हो रहा। तो वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और मैं एकदम मीडिया से आके आगे हो गया था। चूँकि हमारे पास कैमरा था, और कैमरा होने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि लोग रोकते नहीं, ना पुलिस रोकती है। तो हम बिल्कुल सीढ़ी के पास जाके नीचे खड़े हो गए और विनोद शिकारपुरी मेरा कैमरामैन वो शूट कर रहा है। वाजपेयी जी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, तब भी उनके घुटने में दर्द हुआ करता था और वो स्लो चलते थे। 2004 की भी बात है। तो जब वो नीचे उतरते हैं तो पहले वेंकैया नायडू जी उतरे, फिर वो उतरे। अब जब उतरे तो ये उतर रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पहले कैमरामैन, तो वो कैमरामैन की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। विनोद शिकारपुरी पार्लियामेंट कवर करता है, बहुत सीनियर कैमरामैन है, तो वाजपेयी जी अक्सर उसको वहाँ देखते होंगे तो उसको जानते थे। तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा, तो बोले कैसे, तो बोले बस सर। फिर उसके बाद अचानक आगे बढ़े और सीधे मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया। फिर बोले आप, तो मैंने कहा कि जी दिल्ली से आया हूँ। तो बोला दिल्ली से यहाँ क्यों आया? मैंने कहा जी एक रैली कवर करने के लिए। मैंने कहा हाँ। अरे इतनी दूर से कब आए? तो मैंने कहा कि 3 बजे लैंड किया हूँ। और उसके बाद तो मतलब आप होटल नहीं गए, कुछ खाया वाया? अब ये मुझे अजीब सा लग रहा कि मतलब एक जो प्रधानमंत्री, और वो इस तरीके से हम जैसे जूनियर रिपोर्टर से जिस तरीके से कंधे पे हाथ रख के अब बात कर रहे हैं, तो उस पल में भी मैं एकदम, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा वो बड़े हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं सर, वो सिर्फ जल्दी पहुँचना था, आपकी रैली थी। तो ले रहे आपको कुछ खाना वाना चाहिए। फिर उन्होंने एक दो अपने जो पीछे खड़े हुए थे उन्होंने कहा भाई इन लोगों को देखिए, कुछ कम से कम चाय वाय पानी वानी पिला दीजिए। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो फिर उन्होंने कहा तो आप दिल्ली से आए, लखनऊ से नहीं? मैंने कहा जी दिल्ली से आया हूँ। उस पर तो दिल्ली में आपको देखा नहीं मैंने। तो मैंने कहा जी मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो अचानक उस पल में, अच्छा वो हाजिर जवाब बहुत हैं वाजपेयी साहब, मैं उनके कुछ किस्से सुनाऊंगा आपको। तो अचानक कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टर हैं आप। उसके बाद ये वेंकैया नायडू जी की तरफ देखते हैं। उसके बाद अचानक कहते हैं भैया हमने कौन सा क्राइम कर दिया जो इनको यहाँ आना पड़ा? अब मैंने क्या किया जो आप यहाँ आ गए मेरे पास? तो उसके बाद खुद ही हंसने लगे। मैंने कहा सर आपने कुछ नहीं किया, हूँ क्राइम रिपोर्टर, लेकिन रैली कवर करने के लिए ऑफिस वालों ने भेज दिया। तो बोले अरे ऐसे बताइए, मैं तो डर ही गया कि आप क्राइम रिपोर्टर, यहाँ कौन सा क्राइम हो गया है? अब जब ये इतनी बातें, मतलब इतनी देर में ऐसा लगा कि ना वो प्रधानमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ, ना अटल बिहारी वाजपेयी जिनको मैं इतना फॉलो करता हूँ या जिनके भाषण का फ़ैन हूँ, मुरीद हूँ, जिनके भाषणों को मैंने स्क्रिप्ट में चुराया है, उसके बाद ये बात होती रही। उसके बाद वो कंधे पे कहते हैं, अब वो अपने आप बढ़ने लगे और मैं भी बढ़ रहा हूँ और कंधे पे लगातार हाथ है। उसके बाद फिर वो इधर उधर की बात कि दिल्ली में जो है आप कब से हैं, कहाँ हैं? तो यहाँ पे भी फिर आता। मैंने कहा मैं पहले जनसत्ता में था। तो उन्होंने कहा रहे जनसत्ता में वो प्रभात जोशी जी? मैंने कहा जी। यहाँ से
मतलब हम लोगों को फिर लगता है कि वाकई किन लोगों के साथ काम करता था। प्रभात जोशी जी वो नाम है जिसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदी जर्नलिज्म में मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर लिखने वाला कोई हुआ या उनसे बड़ा कोई एडिटर हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने कहा क्राइम रिपोर्टिंग में क्या क्या कैसे करते हैं, तो अचानक मुझे याद आ गया। मैंने कहा कि सर आप तो पत्रकार रहे हैं। तो बोले अरे वो उस वक्त जो था वो पत्रकारिता एकदम अलग थी, अब तो ये टीवी आ गया। अच्छा इनके विनोद शिकारपुरी की तरफ अब ये कैमरा ये माइक हमारे ज़माने में सब नहीं था। पहले तो हम बोल के वहाँ पे जो बोलते थे तो वो होता था कि जो हमने भरोसे में बोला वही होगा। अब तो कैमरे में भी रिकॉर्ड होकर उल्टा पुल्टा चल सकता है, इसमें भी कुछ तकनीक ऐसा है। तो बहुत सारा कर रहे थे, लेकिन कह रहे कि नहीं मीडिया की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया बदला है। फिर एक लाइन आती है वहाँ पे, वो मुझसे बात करते करते अचानक वेंकैया नायडू जी से कहते हैं कि वो लाइन मैंने कैसी कही, तो वो कहते हैं कौन सी, अच्छा मैं भी सुन रहा हूँ। तो अरे वो कपड़े वाली, अच्छा उस एक लाइन उन्होंने कपड़े की कही थी जिसमें हम सभी हंसे थे वहाँ जितने भी रैली हुए थे। शायद वेंकैया नायडू ने, मुझे अगर गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो कपड़ा मंत्रालय भी उन्होंने देखा होगा इसलिए वो बात आई। तो उसमें वाजपेयी जी के भाषण में एक लाइन थी कि अब हमारे पास पहले खाना नहीं था, घर नहीं थे, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इस तरह की कुछ लाइन थी, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कपड़े का जिक्र था। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए सब हो रहा है और कोई भूखा नहीं सोएगा, ये जो एक नेता भाषण देते हैं वो तो सब था। लेकिन जो बढ़िया चीज़ थी वो ये थी कि कह रहे हैं, और रही अब कपड़े की बात, तो वेंकैया जी से पूछिए, अब कपड़े कम नहीं है, लेकिन क्या करें आजकल लोगों ने कपड़े पहनने कम कर दिए हैं। तो उन्होंने बड़े, मैंने बताया हाजिर जवाब बहुत हैं और उसको मज़ाहिया अंदाज में ले गए। तो उन्होंने कहा कि कपड़े पहनने लोगों ने कम कर दिए हैं, तो उस पर बहुत ठहाका भी लगा था। तो वो बात उन्होंने कहा कि, तो फिर वेंकैया जी जो अपने साउथ इंडियन स्टाइल में बोलते हैं हिंदी में, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत 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 बढ़िया था और अच्छा लगा, लोग हंसे थे। ये करते करते फिर वहाँ पे, जब वहाँ पे उनकी गाड़ी थी, अच्छा उनके साथ एसपी जी और तमाम लोग भी थे, लेकिन चूंकि वो कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे और विनोद शिकारपुरी शूट कर रहा था, तो वो सब भी मान रहे थे कि नहीं कोई इनसे खतरा नहीं है। तो गाड़ी तक आए, गाड़ी खोल उनका जो खुला, और उसके बाद मैं उससे थोड़ी देर पहले रुक गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दोनों हाथ जोड़कर चलता हूँ, दूसरी भी रैली है, लेकिन आप अब यहाँ से पहले जाके दूसरी रैली में मत आइएगा, जाकर होटल में नहा लीजिए और खाना खा लीजिए। दिल्ली से यहाँ आए हैं और अभी तक आप भूखे हैं, और लखनऊ का खाना बहुत अच्छा होता है, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। तो ये पूरी जो सीढ़ी से लेके नीचे तक, मैं रैली के अगर टाइम छोड़ दूँ 1.5 घंटा, तो ये 15 मिनट की मेरी उनसे बातचीत थी, जो मैं हमेशा याद रखूँगा। क्योंकि एक आदमी, इतना बड़ा आदमी, और वो बार बार आपको पूछे आपने ये खाया, आप ये हैं वो हैं, तो फिर लगता है कि इंसान बड़ा कैसे होता है। तो ये वाजपेयी जी के साथ मेरी 2004 की ये मुलाकात थी, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसके बाद एक मुलाकात हुई थी, सिर्फ नमस्ते और हाथ मिलाया था, वो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में। तब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सब कुछ हो रहा था, तो एक फंक्शन था पुलिस का, वहाँ पे मुलाकात हुई थी और नमस्ते हुआ था, लेकिन तब बातचीत नहीं हुई थी। तो ये 15 मिनट मेरी ज़िंदगी के काफ़ी, मेरे लिए बहुत वो थे। इसलिए एक और भी था कि हाँ, एक चीज़ आपको बताना, मैंने उनको ये बताया था कि आप बोलते बहुत अच्छे हैं, और मैंने आपके कई लाइनों को उनके सामने एक्सेप्ट भी किया था जब पत्रकारिता की बात आई थी। तो मैंने कहा आपके कई लाइनों को मैं अपनी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता हूँ, और अलग अलग स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता हूँ, और किस्तों में इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत खुश हुए थे और हंसे भी थे ज़ोर से। तो ये तो आपको मैंने बताई उसकी, वाजपेयी जी से जो मेरी मुलाकात थी 2004 की। अब वाजपेयी जी के बारे में आपको बार बार अभी कह रहा था कि वो बड़े हंसमुख और हाजिर जवाब थे, तो उसको लेके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं वाजपेयी जी को लेकर। जैसे एक ये है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, तब वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का कोई मामला उठा था 80 में, उसके खिलाफ पदयात्रा पर निकल गए थे और यूपी में पदयात्रा कर रहे थे। तो जब वो पदयात्रा कर रहे थे, तब उनके किसी एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे पूछा था, ये बाकायदा कोटेड है, अप्पा घाटे उनका नाम था। तो उन्होंने पूछा कि वाजपेयी जी आप ये पदयात्रा कब तक चलेगी आपकी? तो वाजपेयी जी ने बड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि
जब पद मिलेगा तब यात्रा छोड़ दूंगा, तो जब तक पद नहीं है यात्रा करता रहूँगा। तो ये अपने आप में था। ऐसे ही एक बार हुआ था कि जब वीपी सिंह के दौर में एक गठबंधन बना था जिसमें यह था कि कांग्रेस के खिलाफ सारे मिलके चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो उसमें हालांकि वीपी सिंह पहले वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन में बीजेपी के साथ आए, लेकिन फिर कुछ समझाने के बाद समझौता हुआ और दोनों एक साथ आए थे। तो किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था, जिसमें एक वीपी सिंह और वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी से किसी ने पूछा था कि ये बताइए कि अगर बहुमत आपकी सीटें ज़्यादा आ गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो वाजपेयी जी ने इस पर जवाब दिया था कि इस बाराती का दूल्हा जो है वो वीपी सिंह है, मैं नहीं हूँ। तो ये उनका किस्सा था। इसी तरीके से एक बार वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तब चीन और पाकिस्तान का दौरा एक साथ किया था उन्होंने। वो तो उसके बाद वहाँ से वो लौट कर जब दिल्ली आए तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो तमाम लोग चीन, कश्मीर इस पे सवाल कर रहे थे। तभी अचानक एक रिपोर्टर ने बहुत ज़ोर से सवाल पूछा कि वाजपेयी जी ये मिसेस कॉल का क्या मसला है। अब आपको बताऊं कि वाजपेयी जी की ज़िंदगी में एक उनकी दोस्त रहीं 40 साल तक, मिसेस कॉल, जिनको राजकुमारी भी कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे और शायद दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर कभी उसको मंजिल नहीं मिली, कई वजह थी। लेकिन किसी ने भी, वाजपेयी जी के दुश्मनों ने भी, उनके विरोधियों ने भी कभी इस रिश्ते को लेकर उन पर उंगली नहीं उठाई, और वाजपेयी जी ने इन चीज़ों को छुपाया भी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, चीन और कश्मीर से, पाकिस्तान से लौट के आ रहे हैं और कश्मीर पे बात हो रही है और चीन पे बात हो रही है। उससे पहले के कुछ सवाल थे कि चीन का वो कश्मीर का मसला हल होगा, क्या होगा। तभी एक रिपोर्टर का सवाल आता पीछे से कि वाजपेयी जी ये मिसेस कॉल का क्या मसला है। तो एकदम अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा जाता है। हर एक को लगता है कि ये क्या बात हो रही है यहाँ, चीन की, पाकिस्तान की, कश्मीर की, ये कहाँ से ये ले आया। तो वाजपेयी जी भी थोड़ी देर चुप, उसके बाद उस रिपोर्टर की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एक लाइन में जवाब देते हैं। सवाल ये था कि मिसेस कॉल का क्या मसला है। वाजपेयी जी जवाब देते हैं, कश्मीर जैसा मसला है। बस उसका पूरा हॉल जो है वो ठाके में गूंज जाता है और अगले सवाल की तरफ लोग चले जाते हैं। तो ये उनकी हाजिर जवाबी थी, और ये भी था कि कैसे वो चुप करा देते हैं। ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि मिसेस कॉल का जिक्र छिड़ा तो आपको बताऊँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार ने भी ऐसे ही दूसरे मुद्दे पे बात होते होते थे, अचानक उसने बोला कि आपने शादी क्यों नहीं की वाजपेयी जी से। तो आपने शादी क्यों नहीं की? तो वाजपेयी जी ने पहले एक दो बार उस सवाल को टाला, कुछ और जवाब दे रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई आदर्श पत्नी नहीं मिली। ये उसी की तरफ से था कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई आदर्श पत्नी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा नहीं, मिली थी। पूरा सवाल ये था कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई आदर्श महिला नहीं मिली, लड़की नहीं मिली। तो वाजपेयी जी ने कहा नहीं, मिली थी, लेकिन उसे भी आदर्श पति की तलाश थी, इसलिए नहीं हुई। तो ये उनका जवाब था। दूसरा ये था कि कई बार उन्होंने ये भी कहा कि, एक बार ये तो बाकायदा कई जगह पे उसमें भी है, किसी ने कहा कि आप शादी से रिलेटेड बात थी, आप अविवाहित हैं। वाजपेयी जी से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अविवाहित हूँ, लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। अब इस पे लेके बड़ा सवाल उठा था, लेकिन उनका जवाब देने का स्टाइल यही था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अविवाहित हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। एक बार जब वो चुनाव जीते, 13 दिन की सरकार बनी थी, तो उस रात तो उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था। मतलब ये कि वो प्रधानमंत्री के लिए चुन लिए गए, अब वो होगा। तो किसी ने उनसे कहा कि तब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, अच्छा 7, साढ़े 7 या नहीं 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था वाजपेयी जी को, और फिर उसके बाद उनको प्रधानमंत्री की शपथ लेनी थी। तो जब रात को संसदीय दल का नेता चुना गया तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि वाजपेयी जी
क्या आप इस वक्त, जो एकदम सवाल थे, आप इस वक्त पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये रात की बात हो रही है कि आप इस वक्त क्या प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को कोई संदेश देना चाहेंगे? तो वाजपेयी जी ने घड़ी देखी, रात का वक्त था, तो उन्होंने कहा कि सुबह दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है? वो फिर ठहाके से गूंज पड़ा था सारा। तो ये चीज़ें थी, जैसे बार बार एक उनसे ये कहा जाता था कि वाजपेयी तो अच्छे हैं, पार्टी गलत चुन ली। उन्होंने लोकसभा में जब अपना भाषण दिया था, जब बहुमत साबित करते वक्त, तब भी उन्होंने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं वाजपेयी तो अच्छा आदमी है लेकिन पार्टी गलत है। तो बोले ये कैसे हो सकता है? अगर वाजपेयी अच्छा है तो पार्टी गलत कैसे चुनेगा, और पार्टी गलत है तो फिर वो वाजपेयी को कैसे, अच्छे आदमी को कैसे लेगा? तो ये सारी चीज़ें थी जो वाजपेयी जी को लेके हमेशा चलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वाजपेयी जी की एक चीज़ के लिए जो हमें आजकल आप देखते होंगे, हमारी सेना को लेके या बॉर्डर पे लड़ाई, शहीद, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत हंगामा और सब कुछ चलता है। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने शहीदों के सम्मान का जो सबसे बड़ा काम किया था, वो ये किया था कि उनके इस फैसले से पहले जब बॉर्डर पे सिपाही या हमारे जवान शहीद होते थे, तो या तो उनको वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता था या दफना दिया जाता था धर्म के हिसाब से, और या फिर फैमिली वाले आएँ और उसको उठाकर ले जाएं और जो भी जैसे ले जाएं। वाजपेयी जी ने ये काम किया कि जो भी जवान शहीद होगा, एक तो उसको राजकीय सम्मान मिलेगा, नंबर 2 उसके पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव तक जहां का रहने वाला है वो सरकार भिजवाएगी, चाहे प्लेन से भिजवाए, चॉपर से भिजवाए, ट्रेन से भिजवाए, गाड़ी से भिजवाए, लेकिन पूरा और उसके अंतिम संस्कार का खर्चा उसके गांव तक उसके पार्थिव शरीर को भेजना, ये जो कानून बना था और राजकीय सम्मान दिलाना, ये वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये हुआ था। क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें थी नहीं, जिसकी वजह से बेचारे जो जवान थे, मौत के बाद बहुत सारे फैमिली वालों तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि बॉर्डर से उठाकर पार्थिव शरीर को घर लाएं फिर अंतिम संस्कार करें। तो वो भी कहते थे कि चलो दिल पे पत्थर रख के, लेकिन ये काम किया था। आज हम सब बेशक अलग अलग बातें करते हैं, जवानों के लिए ये किया, जवान वो किया, लेकिन ये शायद वो काम था जिसे हर एक को याद रखना चाहिए, इतना बड़ा मतलब काम दिलाना। तो ये वाजपेयी जी के कुछ किस्से थे जो मैंने आपको, जो हाँ एक और था कि जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने पहली बार, तो नॉर्थ ब्लॉक में आपने देखा होगा सारे सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे वहाँ बैठते हैं। तो वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री बने तो पहली बार अपने दफ्तर में जा रहे थे, और जब वो दफ्तर के अंदर जा रहे थे तो अचानक रुक गए। उसका तो उन्होंने कहा कि मैं इस दफ्तर में और इस इलाके में सैकड़ों बार आया हूँ, चूँकि वो लगातार 53 से सांसद रहे थे और सबसे लंबे सांसद रहे हैं, तो वो हमेशा जाते थे और बतौर सांसद भी और भी, लेकिन जब तो उस दफ्तर में भी जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी आता हूँ तो इस दफ्तर को मैं एक चीज़ की वजह से पहचानता हूँ, वो ये कि यहाँ पे घुसते ही जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है, वो कहाँ गई? अब जितने स्टाफ थे विदेश मंत्रालय के उस वक्त सब चौंक गए एकदम। तो उन्होंने कहा मेरी तो पहचान ये है कि मैं इस दफ्तर को इसलिए पहचानता हूँ, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति देखता हूँ। और ये कह के वो चले गए। अगले दिन जब वो दोबारा दफ्तर में आते तो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति वहीं पे थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने लगवाया, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने पहली चीज़ यही कही थी घुसते कि जैसे पहले था वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति यहाँ पे होनी चाहिए, और वो वैसे ही लगी। और उनके और नेहरू के रिश्ते भी ऐसे थे, मतलब रिश्ते उनके सारे किसी भी पार्टी के हों और सबके साथ एक जैसे थे। जैसे एक बहुत मशहूर किस्सा उनका ये है कि एक फ़ॉरेन कोई डिग्नेटरी आए थे दिल्ली, और तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो राष्ट्रपति भवन में जैसे होता है अक्सर, जब विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे अलग खड़े होकर उसके बाद ये बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और वो जो विदेशी मेहमान थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो इतने में वाजपेयी जी दूर खड़े हुए किसी से बात कर रहे थे, तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी को बुलाया अपने पास, उसके बाद बुलाकर और उस मेहमान से इंट्रोडक्शन जो कराया वाजपेयी जी का, वो ऐसे कराया कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं हमारे, हर चीज़ में ये मेरी मुखालफत करते हैं, हर चीज़ में ये मेरा विरोध करते हैं, हर मुद्दे पे ये मेरा विरोध करते हैं, लेकिन ये एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे इंट्रोडक्शन कराया था उस वक्त, और देखिए बाद में वो बने भी।
तो तब इन लोगों के रिश्ते ऐसे होते। जैसे एक बार पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में ही था कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो वो वाजपेयी जी बोल रहे थे और वो यूं यूं उंगली करके बोल रहे थे। उनका थोड़ा सा स्टाइल भी है वाजपेयी जी का ना, कई बार यूं यूं था। फिर तो इंदिरा जी उस पर बीच में थोड़ी सी नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि ये वाजपेयी जी आप ये बार बार उंगली इस तरह से करके जो बात करते हैं, उंगली खड़ी करके ऐसे उंगली खड़ी करके आप बात करते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो गुस्से में थी वो। माहौल कैसे बदलता है देखिए। तो अचानक वाजपेयी जी फिर चुप होते हैं, उसका देखते हैं, उसका कहते हैं ये बताइए क्या पैर खड़ा करके भी बात कर सकते हैं? उसके बाद वो इंदिरा जी भी मुस्कुराती। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार ऐसी कुछ पार्लियामेंट में ही फिर इंदिरा जी के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझे आपकी ये बात करने की शैली जो है वो पसंद नहीं, इंदिरा जी ने कहा। तो वाजपेयी जी ने पलट के कहा था पर आपके पिताजी को यही सबसे ज़्यादा पसंद आता था मुझ में। तो फिर मामला जो है वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशनसीब हूँ कि 15 मिनट जो मुझे उनके साथ बिताए थे और जो बातें हुई थी वो जो है मुझे और भी ज़्यादा करीब लगे। इसलिए पिछले 2 दिनों से जब से, हालांकि देखिए लगभग हम सभी को पता था कि उनकी हालत ख़राब है। 11 जून से एम्स में थे। कई बार ऐसी खबर आई कि बस अब कभी भी खबर आ सकती है। तो ये चीज़ें थी कि कभी ना कभी ऐसी खबर आएगी। तो बहुत सारे मतलब ज़हनी तौर पे तैयार भी थे, इस तरह की खबरें सामने आएंगी। लेकिन जब सच में खबर आई तो फिर जिस तरीके से हर एक पूरे देश में सभी को दुख अफसोस है वैसे ही, क्योंकि ऐसे लोगों का जाना जो आजकल ख़ास तौर पे जो माहौल चल रहा है, जहाँ पे आप किसी भी पार्टी का कोई भी हो, हर पार्टी के साथ आपके मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन विरोधी नहीं। आप मतलब नफ़रत और लड़ाई झगड़े की बात नहीं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन और आप विपक्ष के हो सकते हैं, आप सत्ता के हो सकते हैं, लेकिन वो जो तकरार और वो है ना, वो वहीं तक होनी चाहिए। मतलब मतभेद कहते होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो वाजपेयी जी उनमें से थे जिनको सारे विपक्षी भी जो थे उनके दोस्त थे, उनके चाहने वाले थे, उनके मानने वाले थे। और यही वजह है कि आज तक एक भी शख्स ने, मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने सुना हो कि वाजपेयी जी की बुराई की हो। तो बल्कि इवन आडवाणी जी के बारे में यह है कि एक अभी जब मैं आ रहा था तब मुझे एक कोई किस्सा सुना रहा था कि जब वाजपेयी जी संघ से बीजेपी बना और उसमें आए और अध्यक्ष बने, तो उसके बाद लाल कृष्ण 53 में उन्होंने ज्वाइन किया था और 56 की बात है, 3 साल के बाद ही आडवाणी जी को लाया गया और आडवाणी जी को ये कह के भेजा गया था कि आप जाइए और अटल जी का आप ख्याल रखिएगा पार्टी में। तो आडवाणी जी ने बड़ी ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट की। वो आए, उसके बाद अटल जी के साथ 2-3 दिन रहे और उन्होंने बस उन 2-3 दिनों में अटल जी को सिर्फ बोलते हुए सुन लिया। जब बोलते हुए सुना और उनकी हिंदी सुनी तो आडवाणी जी ने ये कहा कि मैं तो आया अब इस राजनीति में कि मैं कुछ करूँगा, लेकिन मगर ऐसे आदमी के साथ जो इतनी अच्छी बोलता है, इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा भाषण देता है, इसके साथ तो मेरा करियर ही नहीं, कुछ नहीं है, मैं तो हाशिए पे ही रह जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार इनसिक्योरिटी फील हुई थी जब वो उनके साथ गए थे कि इनके रहते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। असुरक्षा, यहाँ उनके शब्द थे आडवाणी जी के, कि मुझे असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी मेरे अंदर, और ये उन्होंने माना। लेकिन खैर फिर उसके बाद 65 साल दोनों की दोस्ती रही, 65 साल तक दोनों साथ रहे। कई बार आया कि रिश्तों में कड़वाहट है ये वो, लेकिन इनकी 65 साल तक की दोस्ती रही। और आडवाणी जी ने कल वाजपेयी जी की जब खबर आई मरने की, उसके बाद ये कहा भी कि 65 साल की हमारी दोस्ती जो है वो ख़त्म हुई आज। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ थी। मुझे लगा कि आज आपसे यही शेयर करना चाहिए, और बाकी की कहानियाँ तो मैं आपको सुनाता रहूँगा, कल भी सुनाऊँगा। और एक बार फिर आपसे कहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक क्राइम तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कराइए। और आप लोगों की दुआओं से ये भी बताऊं कि लगभग शायद मैं चाहता हूं ये हूं करीब 25,000 के आसपास के करीब है, दहलीज पे है एकदम सब्सक्राइब। तो थोड़े बहुत 25,000 में कम है। मेरे उठते उठते अगर आप लोग 25,000 कर दें तो मुझे और खुशी होगी। तो बस जिन लोगों ने नहीं किया है, आपको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, कहानियाँ पसंद हैं, क्राइम तक की चीज़ें पसंद हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और 25,000 में बस कुछ बचा हुआ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने नहीं किया वो करें और कराएं। और बस इस 25,000 में जो भी कमियां हैं थोड़ी सी
उसको पूरी कर दें। अब आप बताएं। कुछ लोग अब आरुषि के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी कहानी कब कंटिन्यू करेंगे। उस दिन मैंने सुनाई थी, पर मुझे लगा कि फिर अधूरा रह गया था। कल मैं आपके लिए एक ख़ास कहानी है, क्योंकि सैटरडे को मैं थोड़ा सा सोचा था डिफरेंट तरीके से कहानी सुनाऊंगा। तो आरुषि की पूरी कहानी मैं आपको मंडे को सुनाऊंगा, और पूरा टाइम लेकर सुनाऊंगा। आपके सारे जितने भी क्वेरीज हैं, सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, वो सब लूँगा, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको इत्मीनान दिला सकूँ आपके तमाम सवालों को लेकर। सर, लोग बोले कि सिद्धू जी जो पाकिस्तान जा रहे हैं कल, उसके लिए बहुत गुस्सा है, तो आपके क्या ख्यालात हैं उस पर? लोग पूछ रहे हैं कि सिद्धू कल पाकिस्तान जा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, तो लोग गुस्सा है, क्या ख्याल पहुँच चुके हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू गए हैं तो सरकार ने जब बोला होगा तभी गए होंगे, नंबर एक। नंबर टू, मेरी अगर अपनी आप राय पूछें, आप गुस्से से अलग हटके, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक नई सरकार आ रही है, एक नया चेहरा आ रहा है, और एक स्पोर्ट्समैन आ रहा है। और इमरान खान की सोच मुझे लगता है नवाज़ शरीफ या फिर जो बेनज़ीर की पार्टी है और जरदारी वरदारी से बहुत अलग होगी, और कुछ नया करने की लालसा है उनमें, इसीलिए उन्होंने कहा था नया पाकिस्तान का नारा भी दिया है। तो हमें एक मौका देना चाहिए, और मौका देख के, जबकि मैं ये भी बताऊं कि जब इमरान खान 2015 में इंडिया आए थे, इसी इंडिया टुडे हमारे आज तक के कॉन्क्लेव में, तब कॉन्क्लेव के ही दौरान में फ़ोन आया था, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उनसे मिलना चाहते थे, और उस कॉन्क्लेव से निकल के इमरान खान सीधे वहाँ गए, और वो मिले भी, ये फ़ोटो आज भी है और हर जगह है। तो मोदी जी भी मिले हुए हैं, उनके साथ भी, और इमरान खान के, मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई हल है नहीं। अगर होता तो 70-72 सालों में ये सिलसिला नहीं, ना पाकिस्तान होता, ना बाकी चीज़ें होती सब। लेकिन ये आप भी जानते हैं असलियत, और हम भी जानते हैं कि किसी एक देश को ख़त्म करना, और वैसे भी देखिए देश कोई बुरा नहीं होता, लोग ज़रूर अच्छे और बुरे होते हैं, तो उसको ख़त्म करना, दुनिया के नक्शे से मिटाना, ये आप भी जानते हैं कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। नहीं हो सकता आज के इस दौर में। तो फिर हल क्या है? बातचीत हल है। तो और यहाँ तो दूसरी चीज़, एकदम नई सरकार है, इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की सरकार बनेगी। कम से कम हमें एक मौका दे के देखना चाहिए कि हाँ, ये अगर वैसे ही करते हैं तो फिर तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ बदलाव आता है, और दुनिया में हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो एक बार इमरान खान को भी मौका देके और पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए कि उनके आने के बाद क्या पाकिस्तान की जो सोच है, वहाँ आर्मी की सोच है, टेररिज्म को लेकर उनकी सोच है, उसमें कितना बदलाव आता है। और ये हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी हमें इसका नतीजा भी पता चल जाएगा। मेरे फेवरेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, नो डाउट, इसके बाद इंदिरा गांधी। सर, एक डॉक्टर ईशान भारद्वाज जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप अटल जी की कोई भी पोएम की कुछ लाइनें अपने अंदाज में बता सकें। ईशान भारद्वाज जी नमस्कार, थैंक यू। आपका मेल मिलता रहता है और मुझे बड़ी खुशी होती है जो आप लगातार अपनी दुआएं भी देते रहते हैं और अपने बारे में बताते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन इस वक्त जो है, मैं चूँकि ये इतनी महान शख्सियत हैं कि मैं उनकी कोई भी एक शब्द को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता, तो याद नहीं है पूरी तरह से, मतलब कुछ चीज़ें याद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत कर दूंगा, तो गलत करूंगा तो अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर किसी दिन, ये वादा है। अच्छा हाँ, एक मुझे यहाँ से बता रहे हैं दीपक और आसिम की, मैंने परसों आप लोगों से बात की थी जब इंडिपेंडेंस डे पे, वो 15 अगस्त पे, तो ये पूछा था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडा फहराने में क्या फ़र्क है, और मैंने कहा था आप लोग अपने जवाब दें। मेरा सवाल सिंपल सा ये था कि सवाल ये नहीं है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फैलाते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति फैलाते हैं, एक राजपथ पे होता है, एक लाल किले पे, वो नहीं। झंडा फहराने के तरीके में क्या फ़र्क है? क्या दोनों झंडा एक ही तरीके से फहराया जाता है या अलग अलग? अगर एक ही तरीके से तो क्यों, अलग अलग तो क्यों? ये मैंने आपसे सवाल पूछा। तो अब मैं फिर चाहता हूँ कि आप लोग अपने जवाब ज़रूर लिख के हमें दें, ताकि फिर मैं आपको बताऊँ कि क्या है वो। सर, एक रहीम है, बोल रहे हैं कि आपकी सादगी के लिए उन्हें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों तक भी। रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो तारीफ़ की और आपने सब्सक्राइब किया और लोगों से भी आपने कहा। मैं चाहता हूँ एक्चुअली, देखिए मेरा मकसद सिर्फ ये है कि
आप लोगों के साथ जितना मैं मतलब शेयर कर सकूं, जैसे अभी डॉक्टर ईशान की बात हो रही थी, ये जिस तरीके से मेल लिखते हैं मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ टीवी पे आकर अपना शो करूं या क्राइम रिपोर्टिंग करता रहूं तो वो एक तरफा हो जाता है। वो जो मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो सब मेरी तरफ से हो रहा है। यहाँ क्या होता है कि हम दोनों तरफ से हो रहा है, तो आपसे बातें करने का ये मौका मिलता है, आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाता हूँ। हालांकि फील्ड में रहता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं, जब मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों से फील्ड में मैं टकराया हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं भागता ही रहता हूँ। लेकिन इस क्राइम तक के ज़रिए जो है आप लोगों से बात करके, आपके सवाल सुन के, आपकी राय, आपकी सोच वाकई अच्छा लगता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है मेरे लिए, और इसीलिए मैं ज़्यादा इसको पसंद भी करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ। सर एक अशोक है हमारे हम लोगों के साथ यूक्रेन से, सर वो बोल रहे हैं कि आपके अटल जी की कौन सी ऐसी कविता है जो आपकी फेवरेट है, और उनकी ऐसी कौन सी बात है जिससे आप सबसे ज्यादा उनके प्रति एक हम्बल नेचर उनका पसंद आया है? कौन सी, नाम क्या है? अशोक, यूक्रेन से। अशोक जी यूक्रेन से, एक तो नमस्कार, आपने यूक्रेन से सब्सक्राइब करके हम लोगों से बात की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप अच्छे रहें। मुझे हमेशा जो वाजपेयी जी का अपना एक सवाल ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, वो जो उनकी लाइन है जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश को कभी कुछ नहीं होना चाहिए और देश के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी राजनीति, सरकार, ये सब होना चाहिए, पर देश सबसे ऊपर है। उन्होंने ये फैक्ट भी है। आप देखिए, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, कल परसों सब अलग अलग होते हैं, पार्टियां अलग अलग होती हैं, लेकिन देश वहीं रहता है। तो ये उनकी जो लाइन है, ये मतलब आंखें खोलने के लिए, जिनको भी गलत फहमी है वो यही है कि देश से बड़ा कोई नहीं, और आप सत्ता के लिए लड़ें, राजनीति करें, लेकिन एक दायरे के अंदर। ऐसा माहौल ना हो, ऐसा नफरत ना फैले जिससे, मतलब उन्हीं की एक पहले थी कि जो कटुता आ रही है आज के दौर में, तो उसमें अब दो अलग अलग पार्टी के नेता एक दूसरे से कहीं आने वाले टाइम में मिलने से ना कतराने लगे। अगर दो गुजर रहे हो तो एक दूसरे से मुंह ना फेर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी, आपकी आइडियोलॉजी, आप विरोधी, आप ये, आप वो, सब अपनी जगह है, लेकिन वो आप सबका मकसद एक है कि देश को अच्छा बनाना, देश को आगे ले जाना। तो उसके बाद तो फिर आप, हम सब, अच्छा वैसे भी भारतीय हैं, तो हिंदुस्तानी से कैसे नफरत कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में ही करने लगें कि ये उस पार्टी का ऐसे बात नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। ये पहले की राजनीति में नहीं था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आप देखिए कि जिनके, नेहरू ने जिनकी तारीफ की, नरसिम्हा राव ने जिनको UN भेजा भाषण देने के लिए, जब वो विपक्ष के नेता थे, जबकि वाजपेयी इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते थे, इंदिरा गांधी सलाह लेती थी उनसे। ऐसी होनी चाहिए राजनीति। क्या आप विपक्ष के हैं, कहाँ के, को मतलब नहीं, लेकिन आप अगर काम के हैं तो पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम होना चाहिए। और ये आज का ही एक एक्सप्रेस की ही स्टोरी बता रहा हूँ, उसमें अपने प्रणब मुखर्जी जो है, उन्होंने लिखा है वाजपेयी जी के बारे में कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो एक कोई बिल लेकर आए थे, जो WTO का मामला था। एग्जैक्ट वो बिल क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन जो कहानी थी वो ये थी कि बिल लेकर आए, और तब विपक्ष में ये वाजपेयी जी थे और ये कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो वो बिल राज्यसभा में लटक गया, पास नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद 5 साल गुजर गया, बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की जब सरकार आई, वही बिल फिर से आया, और सेम बिल आया, जिस बिल का बीजेपी ने तब विरोध किया था, वो सेम बिल, और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अब वो जब राज्यसभा में आना था, तब वाजपेयी जी ने, चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त ये थे, इनको बुलाया और अपने प्रणब मुखर्जी को, प्रणब दा को, और उन्होंने कहा कि ये राज्यसभा में इसको पास कर देना, तुम्हारा ही बच्चा है। तो जब वो बोले तो हंसे कि तुम्हारा ही बच्चा मतलब ये तुम्हारा ही बिल है। लेकिन अब कांग्रेस के जो है, बताया कि जब मीटिंग बुलाई गई और सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी थे, तो कांग्रेस के MP सब ने कहा कि नहीं, हम इसको पास नहीं करेंगे, यही बिल तो हमने था, तब उन्होंने रोका था। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस बिल में कुछ नहीं है ये पास करना, क्योंकि हम ही लोगों का बिल, इसमें सिर्फ 2 चेंज हुई है। तो उन्होंने कहा कौन सा चेंज? एक, उन्होंने कहा कि अब तब मेरे साइन होते, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था,
अब दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होगा एक। दूसरा, ये बिल तब 1999 में या जो भी साल था उस पे साल ये लिखा जाएगा, अब साल ये लिखा जाएगा। इन दो फर्क के अलावा इस बिल में और कोई चीज़ नया नहीं है, सब वही है। उसका तो वो राज्यसभा में पास हुआ और फिर जाके वो मिले। तो ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से आप एक दूसरे के वो होते हुए भी, लेकिन फिर आप जब बात काम की होती है, बात देश की होती है, तो फिर आप एक होते हैं। और ऐसी सत्ता और जो विपक्ष है उनका ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे की शक्ल ना देखें, मिले नहीं। राजनीति इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए। सर एक योगेश महाजन है, हाँ। पूछ रहे हैं, सर अगर आप रिपोर्टर नहीं होते, जर्नलिस्ट नहीं होते, तो प्रोफेशनल या क्या होते? कौन है? सर योगेश महाजन। योगेश महाजन जी का सवाल है कि अगर मैं रिपोर्टर ना होता, जर्नलिस्ट ना होता, तो क्या होता। दो चीज़ होता सर, या तो मैं कॉमेडियन होता और या मैं जासूस होता। और ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ पूरे दिन। मेरी पहली तमन्ना थी कि मैं कॉमेडियन बनूं, क्योंकि मैं कैस्ट्रो मुखर्जी और महमूद का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन से। फिल्में देखने का बहुत शौक़ रहा है, आज भी है। पर पैसे इतने थे नहीं कि मुंबई जा सकता, और दूसरा घर वालों को बताता तो पीटते अलग। तो दोनों चीज़ें वो रह गई, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर आया कि जासूस बनूंगा, बट तब मुझे कोई इस तरह की गाइडेंस नहीं मिली कि जासूसी करते कैसे हैं। तो लेकिन फिर ये पता चला था कि क्राइम रिपोर्टर भी जासूस जैसा होता है, तो इसीलिए वो जासूस जो न बन पाया, उसका शौक़ मैं क्राइम रिपोर्टर बन के मैंने पूरा किया। और मैं अपने आप को फिर जासूसी की कैटेगरी में ले आता हूँ। और जासूस बनने का शौक़ इसलिए आता है कि बचपन में नॉवल पढ़ता था मैं। इब्न सफ़ी बहुत बड़े राइटर हुए हैं, पहले इंडिया में थे, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चले गए। तो इब्न सफ़ी की करीब 134-35 नॉवेल हैं। मेरे मामा बहुत पढ़ते थे, तो मैं जब छोटा था तो उनकी किताबें उठा के पढ़ता था। उस वक्त उर्दू में आते थे, अब हिंदी में भी है। तो नॉवेल पढ़ के मैं उसमें अपने को देखता। उसका एक कैरेक्टर था इमरान, कर्नल फरीदी, तो ये मेन हुआ करते थे। तो उनका जो मेन हीरो था वो इमरान था। तो मैं हमेशा उसको पढ़ के मैं मानता था कि मैं इमरान हूँ। तो ये भूत एक सवार हुआ था तभी जासूस बनने का। तो जासूस बना नहीं, फिर किसी ने कहा था कि क्राइम रिपोर्टर बन जा, वो जासूसी ही का काम है ये। तो फिर इस लाइन में आ गया। सर एक गजेंद्र हैं, वो बोल रहे हैं कि शम्स जी आपके बारे में बताइए अपनी कहानी। गजेंद्र जी, आप मेरी कहानी, अपने बारे में बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन किसी दिन आपको फुर्सत में सुनाऊंगा, ये आपसे वादा है। बलविंदर सिंह की पान सिंह तोमर की कहानी सुनना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। और इस पर बड़ी अच्छी फिल्म भी बनी थी, इरफान खान ने बहुत अच्छा काम भी किया था। और पान सिंह तोमर का सुनाने में मुझे भी इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि मैं कम से कम आधा दर्जन बार चंबल गया हूँ, और चंबल में बहुत घूमा हूँ, और चंबल की जो नदी है वहाँ नहाया भी हूँ मैं। और उस नदी के बारे में ये कहावत है कि चंबल की पानी का तासीर ही ऐसा है कि जो एक बार पीता है वो बागी बन जाता है। चंबल में डाकुओं को असल में डाकू नहीं कहते हैं, वहाँ बागी कहते हैं। तो आखिरी बार मैं जब निर्भया गुज्जर, जो आखिरी मशहूर डाकू था चंबल का, जब उसका इनकाउंटर हुआ था तब गया था। उससे पहले मैं 5-6 बार और गया हूँ। अब चंबल में शायद पूरी तरह से शांति है, खाली है। कुछ छोटे मोटे गैंग हैं, लेकिन अभी एक बीच में ही करीब महीने 1.5 महीने पुरानी बात है, एक टीम में ही किसी ने आइडिया दिया कि एक बार चंबल रीविज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि अब चंबल कैसा है और पहले कैसा था। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ चंबल जाऊँ भी और वहाँ से शो करूँ, और आप उसको वारदात में भी देखेंगे और मैं क्राइम तक में भी आपको दिखाऊँगा। सर एक विकास मिश्रा हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अटल जी की जो पॉलिटिक्स पहले थी बीजेपी के अंदर, वो बीजेपी, वो अटल एरा दोबारा बीजेपी में आएगा या नहीं आएगा? और अभी इस टाइम पे बीजेपी की पॉलिटिकल और वो अटल एरा है? विकास मिश्रा जी का सवाल है कि जो अटल जी की पॉलिटिक्स थी, जो पहले की थी, आज के एरा में वो है कि नहीं है, या वैसा फिर आएगा कि नहीं आएगा। मैं हमेशा देखिए आप पॉजिटिव रहता हूँ लाइफ में। मेरा मानना है कि चीज़ें आती हैं और जिसको हम अच्छा मानते हैं वो भी आती हैं। तो अटल जी के टाइम में, अच्छा, वक्त हमेशा अपने हिसाब से चलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं पहले ये था, अब ये, पहले के गाने अच्छे थे अब के बुरे। ऐसा नहीं होता है, वो हमारी सोच और वो सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से अब हिंदुस्तान में सोच बदली है, एजुकेशन का माहौल है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, गरीबों के भी बच्चे, ये एक नई अच्छी चीज़ है।
उससे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, पॉलिटिकल सिस्टम भी बदलेगा, पॉलिटिक्स भी बदलेगा। और अब देखिए पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, पहले तो नहीं आते। जब मुझे याद है 10-15 साल पहले मैं तो यही शो बनाता था, कितने डॉन खड़े हुए हैं, कितने दागी खड़े हुए हैं, कितने क्रिमिनल खड़े हुए हैं। तो अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी और राजनीति भी अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी। हालांकि इस वक्त नहीं है, जब चुनाव होता तो आप देखिए हर तरफ से नेता एक दूसरे पे क्या क्या किस तरीके से बातें करते हैं, जो मतलब कई बार तो लगता है कि टीवी पे उसको भी सेंसर ही कर देना चाहिए, ना सुनाना चाहिए। लेकिन ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, चीज़ें बदलेंगी और अच्छी होंगी, ये हमेशा होप रखना चाहिए। सर एक दो सवाल है, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो उनकी मिस्ट्री है, और एक 26/11 दो सवाल हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ इस पर मैंने शो बना रखा, और 26/11 में तो मैं मुंबई में ही पढ़ा हुआ था। ये दोनों पे कहानी सुनाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीक। दोनों ये दोनों कहानी नोट कर लो, अगले हफ्ते एकदम मंडे से फ्राइडे के बीच में ये दोनों कहानियां भी आएंगी। सद्दाम हुसैन की कहानी है, निठारी कांड, आरुषि कांड। सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट सद्दाम, निठारी, आरुषि, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरी लिस्ट में है। बस ये 2 दिन आपकी आज भी था, लेकिन आज मौका और अपने माहौल देखा जिस तरीके से, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मुझे भी वाजपेयी जी के बारे में बात करना पसंद था, इसलिए मैंने बात की। लेकिन ये सारी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, ये मेरा वादा है, और अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, वैसे तो बहुत सारे रिस्की मैंने असाइनमेंट कवर किए हैं, बहुत इंडिया में ही 2-3 बार किडनैप होते होते बचा हूँ, कई चीज़ें हुआ। लेकिन पहली बार जब ये लगा था कि अब सच में मर गए, अब तो बचना मुश्किल है, अब कुछ है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। वो जो फेस और वो जो उस टाइम से गुजरा हूँ मैं, और जो 9 दिन हर पल लगता था कि आखिरी दिन है यहाँ पे, वो जब पूरी इराक़ की ये जो मेरी यात्रा थी, और आईएसआईएस के गढ़ में गया, मोसुल, तिकरित, समारा, और हर दूसरा आदमी लगता था कि ये पता नहीं बगदादी का ही बंदा न निकला है, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हैं, अनजान जगह पे हैं, आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो पूरी कहानी मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर कैसे दुबई एयरपोर्ट, फिर वहाँ से बगदाद एयरपोर्ट, फिर उसके बाद पूरा इराक़, और वो 9 दिन का जो सफ़र, और उसमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कहानी मैंने आपसे वादा किया था, और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई, तो मैंने इसलिए इसको कल के लिए रखा है। और कल मैं आपको पूरी जो आईएसआईएस के गढ़ की जो इनसाइड स्टोरी है पूरी, और आईएसआईएस का कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे माहौल क्या है, बगदाद कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल 9 बजे आप ज़रूर देखिएगा ये कहानी, क्योंकि इस कहानी से ये है कि ये वाकई इसने मुझे कई बार डराया खुद। और इंडिया होता तो शायद इतना नहीं डरता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डर कम लगता, अनजान जगह पे, वो भी इतनी दूर दूसरे देश में, और सिस्टम ही वहाँ का ऐसा, कभी भी कुछ हो जाए। चलती कार में से मालूम है तीसरी कार में ही बॉम्ब रखा हुआ, वो ब्लास्ट हो जाता, तो वहाँ कार ब्लास्ट बहुत होता है। तो इसीलिए इराक़ में एक रूल है कि आप जब कार पार्क करते हैं तो आप अपनी डिक्की खोल के जाएंगे, चाहे कितना भी कीमती सामान हो, और गाड़ी के सारे चारों दरवाजे खुले होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको जेल में डाल देंगे, इसलिए कि वहाँ पे हर तीसरे कार में ब्लास्ट कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें खुली होनी चाहिए, और जब आप पार्किंग अंदर घुसते हैं तो ये रूल है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कल रात 9 बजे ही आपको कहानी सुनाऊँगा। सर एक सवाल और है कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम पे अटल जी बीजेपी के मेंबर ही उस टाइम पे हिस्सा थे, उनकी क्या भूमिका है? एक सवाल है कि अटल जी, बाबरी मस्जिद जब डेमोलिशन, राम जन्मभूमि ये हुआ था, तो उस वक्त विवाद शुरू, उनकी क्या भूमिका थी, ये मैं लगातार पढ़ रहा था। मैंने बाबरी मस्जिद पे 2-3 डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो मैं सिर्फ बनाने के लिए नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। तो ये मेरे मन में उस वक्त सवाल आया था। हालांकि जब ये चीज़ें हुई थी, जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 92, तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। तो इस पर अभी आर्टिकल भी एक छपा है। बाबरी मस्जिद ढाने के बाद जिस तरीके से कार सेवकों में खुशी थी, बीजेपी के बहुत सारे लीडर भी जो थे उन्होंने बयान दिए थे सारे तरह के, लेकिन वाजपेयी जी गायब थे एकदम इस पूरे इंसिडेंट के दौरान। 6 दिसंबर 92 के बाद 93 जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, सब कुछ हो गया, देश में दंगे भी हुए। उन्होंने दंगे के लिए तो अपील की, पर बाबरी मस्जिद को करने के लिए एक लाइन उन्होंने, ऐसी लाइन नहीं बोली जिससे आप अटल बिहारी वाजपेयी को किसी कटघरे में खड़ा कर दें कि ये इनकी सोच है, ये ऐसे। एक भी लाइन बाबरी मस्जिद या कहीं से भी उसको जायज़ नहीं ठहराया। और ये चीज़
आज किसी न्यूज़पेपर में ही था कि 5 ऐसी चीज़ें थीं जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया और इस देश का सबसे बड़ा लीडर क्यों बनाया। उसमें एक ये था, आज ही या तो टाइम्स में या इंडियन एक्सप्रेस में भी है, कि एक बाबरी मस्जिद इंसिडेंट के बाद उन्होंने एक लाइन नहीं बोला। दूसरा, गुजरात दंगे के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा था राजधर्म निभाना है, और ऐसी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, यही चीज़ें आपको एक बड़ा नेता बनाती है। और बल्कि उनसे ये भी कहा गया था कि क्या ये सारी चीज़ों के लिए नरसिम्हा राव को भी जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ताला खुलो ये सारी चीज़ें जो हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नरसिम्हा राव को क्यों, बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, आप नरसिम्हा राव को ही सिर्फ बलि का बकरा क्यों बना रहे हो, ये वाजपेयी जी का कहना था। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसलिए कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव आपके मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कांग्रेस में मेरे मित्र और भी हैं, उनके खिलाफ भी फिर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसीलिए वाजपेयी जी बहुत बड़े कद के नेता थे। पोखरन के बारे में, हाँ, पोखरन हालांकि जब हुआ तो मैं गया नहीं था कवर करने के लिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, अमेरिका तक को पता नहीं था। तो खैर, लेकिन मैं इस इंसिडेंट के बाद मैं पोखरन गया था, और वो मैं कोई असाइनमेंट पे नहीं गया था, कुछ नहीं, मैं फैमिली के साथ जैसलमेर जा रहा था, और जैसलमेर बाई ट्रेन गया था। तो जब आप जैसलमेर जाते हैं तो एक स्टेशन आता है पोखरन, और वहाँ पे ट्रेन रुकती है काफ़ी देर तक, ये वही पोखरन है। तो मैंने यहाँ से पता कर लिया था कि ये पोखरन कहाँ पे है। तो हमारे जैसलमेर के जो दोस्त रिपोर्टर हैं, विमल भाटिया साहब, उन्होंने बताया था। तो उसके बाद मैं स्पेशली पोखरन गया था, और वो पूरा इलाके को घूम के आया। वो पूरा डेजर्ट ही है, इसीलिए वो आइडियल जगह थी। लेकिन मैं पोखरन गया था, और इसकी भी कहानी कभी मैं आपको फिर सुनाऊंगा ज़रूर। सर, एक मनोहर सिंह सिंधी हैं, वो बोल रहे हैं गुजरात दंगों के बाद मोदी जी को राजधर्म निभाने के लिए अटल जी ने बोला था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नाम बताया? सर, ये है मनोहर सिंह सिंधी। मनोहर सिंह जी सिंधी जी, आपका सवाल ये है कि गुजरात दंगे के बाद वाजपेयी जी ने उनको राजधर्म निभाने के लिए कहा था, तो मेरी राय क्या है? देखिए, ये एक सिंपल सी चीज़ है। मेरी क्या, ये मेरा पूरे हिंदुस्तान की यही राय होगी। एक जो भी एक सरकार या एक पावर में बैठा हुआ शख्स होता है, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक थाने का बैठा हुआ एसएचओ की भी मैं लेवल पे बात करता हूँ, कि अगर एक थाने का एसएचओ अपना ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, तो ईमानदारी से उसके इलाके में क्राइम नहीं होगा। और उसकी ड्यूटी क्या है? ईमानदारी से फ़र्ज़ निभाना, क्योंकि वो शपथ लेता है। उसी तरीके से आप हर जगह, जैसे आप मैं दूसरे के क्यों गिरबान पकड़ूं, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ। एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ क्या है? जो समाज में हो रहा है उसको उठाकर वैसे आप तक दिखाए, अपनी तरफ से वो कुछ ना उसमें मिर्च मसाला लगाए। ये बेसिक है। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करो, आप जो देख रहे हो उसको रिपोर्ट करो, हू बहू रिपोर्ट करो। आपको अपनी राय देनी है तो आप, अखबारों में एडिटोरियल पेज होता है जिसमें बाकायदा ये मालूम है कि इस पेज पे एडिटोरियल जो लिखा, इस एडिटर की अपनी राय है, ये बाकियों की राय नहीं हो सकती। बदकिस्मती से टीवी में क्या प्रॉब्लम है कि टीवी में ऐसा कोई एडिटोरियल पेज ही नहीं है। तो जब एडिटोरियल पेज नहीं है तो फिर क्या करें? तो वो सारी रिपोर्ट और सोच दोनों का घालमेल हो जाता है, और घालमेल होता है तो फिर वही चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, आपत्ति होती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरा मानना है कि हर इंसान को अपना धर्म निभाना चाहिए, जिस पेशे से जुड़ा हुआ, जो उसकी सच्चाई है, जो उसकी मांग है, वही करना चाहिए और सच करना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। दो सवाल है। कांधार पोस्ट के बारे में, रॉ की कुछ सीक्रेट्स ऑपरेशन के बारे में बताएं। कांधार जो हाईजैकिंग वाला, मैंने उस पर बहुत सारे शोज बनाए थे। मौलाना मसूद अजहर उसी की देन है, उसको छोड़ा गया था। रुबैया सईद जो थी उसके बदले में। और दूसरा सर, एक सवाल ये है सत्यजीत कुमार का ही, कभी न्यूज़ मैनिपुलेट करने के लिए पॉलिटिकली या ऑर्गेनाइजेशनली आपको किसी तरीके का कभी प्रेशर आया है? नाम? सर, ये है सत्यजीत जी का कहना है कि कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर आया न्यूज़ मैनिपुलेट करने के लिए। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इसलिए इसकी बुराई नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने जनसत्ता में प्रभात जोशी जी के साथ काम किया। उनकी सिर्फ एक लाइन थी, वो कभी नहीं देखते थे जूनियर रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर, वो सिर्फ, और कभी नहीं पूछते थे कि ये स्टोरी किसकी फाइल की है। एक लाइन, जो तुम लिख रहे हो उसका प्रूफ है, अगर नोटिस आएगा तुम इसको कोर्ट में डिफेंड करोगे। अगर आपने दोनों के जवाब हाँ में दिए, कहते हैं गो अहेड। उसके बाद कुछ नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सबूत है, आप लिखिए। इसके अलावा कोई सवाल नहीं।
दबाव और प्रेशर की बात होती है, अगर आपका बॉस ही आपसे इसके बाद कोई और उम्मीद नहीं रखता है तो फिर आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, बाहर से बहुत बार होता है ऐसा, बड़े बड़े जैसे कई ऐसे स्टोरीज़ हैं जिसमें पुलिस के ऊपर तक के अफसरों के फ़ोन आए, फ़ोन बंद करना पड़ा और स्टोरी ना चले या इस तरीके से चले, एंगल तक बताने की कोशिश की जाती। लेकिन ये चीज़ें वही है कि अगर आपने एक बार ये समझौता कर लिया तो फिर ज़िंदगी में आपको हर कदम पे समझौता करना पड़ेगा, और एक बार नहीं किया तो फिर उसे पता होगा कि इससे चाहे कुछ भी कर लो ये नहीं करेगा, मेरी बात सुनेगा नहीं, तो वो ज़्यादा ईजी होता और अच्छा भी हो जाता, क्योंकि फिर आपके पास ऐसे उन्हें पता है तो वो दूसरों को भी मना करेंगे कि इसके पास मत जाओ, ये तुम्हारा ये करेगा अपनी मन का। तो इमेज ऐसे बनानी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है एक जर्नलिस्ट की, क्योंकि उसकी जमा पूंजी इमेज है। अगर मैं 2 दिन आपके सामने यहाँ पे बैठ के और 4 झूठी कहानियाँ सुना के निकल लूँगा तो जाहिर सी बात है आपको तीसरे दिन पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर अगली बार से आप क्यों सुनेंगे मेरे, आपको मालूम है जैसे ही मैं आऊँगा कहेंगे ये लो झूठा आ गया, ये 4 झूठी कहानी सुनाएगा और चला जाएगा। इमेज इसीलिए, और ख़ासतौर पे क्राइम रिपोर्टर का इमेज जो है वो हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए, और इमेज की वजह से ही अगर आपको लोग देखते हैं सुनते हैं, इमेज अच्छी नहीं है, मैं 4 मर्डर होता और मैं उसको कहता हूँ 8, तो बस जो मैंने 15-20 साल की मेहनत की ऐसी 2 स्टोरी गलत जाएगी और वो 15-20 साल की मेहनत पानी में। इसलिए ऐसा इमेज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। गौरव दिलजाने को बोल रहे हैं कि आप कुछ रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में। गौरव, आप रॉ के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बताना चाहते हैं? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, रॉ के, आईबी के, लेकिन उसके लिए मतलब 1-2 मिनट में नहीं बता सकता। हाँ, आज आपको बेसिक बता देता हूँ एक चीज़ें। क्राइम को तो थोड़ा सा आपको, बहुत सारे लोगों को तो, हालांकि आप सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि हर फील्ड का अपना आप अलग अलग, जैसे डॉक्टर ईशान साहब है वो डॉक्टर हैं, हालांकि उनसे पूछना वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं, कभी बताइएगा ईशान साहब। तो क्राइम में भी ऐसी चीज़ें हम लोगों को धीरे 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 पता चलती हैं। अब जैसे रॉ क्या है, आईबी क्या है, रॉ आईबी से अलग कैसे है, रॉ आईबी है तो सीबीआई क्यों है, सीबीआई है तो पुलिस क्यों है, पुलिस है तो क्राइम ब्रांच क्यों है, क्राइम ब्रांच है तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है तो स्पेशल टास्क फोर्स क्यों है, वो है तो फिर होमगार्ड क्यों है, सीआरपीएफ क्यों है, सीआईएसएफ क्यों है। ये सारी चीज़ें बड़ा इजी है ना, लेकिन चलिए आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रॉ मतलब जो हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश रची जाएगी उसका भंडाफोड़ करना रॉ का काम है। मतलब रॉ वो एजेंसी है जो हिंदुस्तान के अंदर रह के काम नहीं करती, उसका काम ही है हिंदुस्तान के बाहर। जैसे पाकिस्तान में क्या साजिश चल रही है इंडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान में उसके जासूस होंगे, तो वो पूरी दुनिया में, रॉ इंडिया में उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर की चीज़ों को की जानकारी इकट्ठा करती है और वो हमारी एजेंसी को देती है। अब रॉ किसको देती है? वो अपने होम मिनिस्ट्री को देगी, आईबी को देगी। तो रॉ मतलब हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जो चीज़ें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क्राइम के लिहाज से, टेररिज्म के लिहाज से हो रही है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, ये रॉ का काम। अब आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का काम है हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर, हिंदुस्तान के सरहद के अंदर जो भी साजिश रची जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। तो रॉ और आईबी इस तरह से डिफरेंस हो गया, रॉ हिंदुस्तान के बाहर काम करेगी, आईबी हिंदुस्तान के अंदर करेगी। उसी तरह पुलिस, सीबीआई, सीबीआई हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाकर मामले की इंक्वायरी कर सकती है, पर दिल्ली पुलिस गाजियाबाद में भी घुस के इंक्वायरी नहीं कर सकती, उसको परमिशन चाहिए क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन है। सीबीआई का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो इसलिए सीबीआई, लेकिन सीबीआई की जांच सीबीआई खुद नहीं कर सकती है। सीबीआई को या तो उसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करे या होम मिनिस्ट्री की तरफ से आए। तो इसी तरह बाकी सब फोर्सेज अलग अलग क्यों हैं ये भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक ये है। सर, एक फारूक हैदर हैं, वो पूछ रहे हैं कि दुनिया में किसी को नीचे दिखाना या ऊंचे उठाना किसी के लिए अमेरिका का क्या जैसे मुल्क का प्रोपेगेंडा होता है, कोरिया, ईरान और फिलिस्तीनियों को आतंकी बताने के लिए पीछे भी क्या यही प्रोपेगेंडा काम करता है? क्वेश्चन ये ऐसा है कि पहले बदनाम करो, फिर उन पे अगर हमला करो, दूसरे देश आप पे उंगली ना उठा सके। दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, फ़लस्तीन से लेके बाकी आप लोगों ने जो भी सबने सवाल पूछा है, ये ईमानदारी से बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसकी डिटेल में कुछ ऐसे किस्से हैं इंटरनेशनल साजिश के, इस तरह की चीज़ों के, और कैसे वॉर होता है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे उनको हथियार की सप्लाई की जाती है, कैसे इसमें, जैसे आप यही मान लीजिए कि जो हथियार बनाते हैं जो कंपनी, 5 दुनिया की ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, कंट्री हैं जो हथियार बनाते हैं। अब हथियार का भी दवा की तरह एक्सपायरी डेट होता है,
आपने AK-47 बनाए या बम बनाए, तो ये नहीं कि बना के आपने आपका नहीं बिक रहा 50 साल तक रखे रहो, नहीं, एक्सपायरी डेट होता है। और लेकिन वो वैसे नहीं बनाते हैं, वो जितने हथियार बनाने में पैसा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा तो रिसर्च में खर्च करते हैं। रिसर्च किस लेवल पे होता है कि अभी गल्फ में क्या सीन है, वहाँ पे कौन कौन सी सरकार है, 5 साल के बाद वहाँ क्या तख्ता पलट सकता है, कितना वहाँ पे क्या लड़ाई होगी, एशिया में क्या हो सकता है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या होगा, अफ्रीका में क्या होगा। तो उस हिसाब से वो रिसर्च करते हैं कि अगले 15, 20, 25 साल बाद का कि यहाँ तब ये चीज़ें होंगी, तो जब ये चीज़ें होंगी तो यहाँ हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उस हिसाब से वो उतनी हथियार बनाते हैं और फिर उस हिसाब से ही वो कई बार प्लान करते हैं कि कैसे ये करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, लेकिन हाँ, कल आपको अपनी कहानी के बारे में बताया कि कल पूरी इराक की कहानी सुनिएगा रात 9 बजे, और क्राइम तक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया आपसे बातचीत करते हुए और पता ही नहीं चला। तो आज इतना ही, कल 9 बजे आपसे मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक फिर चलते हैं।